फ्रॉम AKTU। तो इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। इसका एक पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ, एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि हम इसके बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। अब हम सेक्शन सी के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, इसके सेक्शन ए का सॉल्यूशन हो चुका है, सेक्शन बी का सॉल्यूशन भी हो चुका है। ये दोनों के सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहाँ पर डिस्कस देख सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सेक्शन सी का सॉल्यूशन। तो सेक्शन सी जो है हमारा, उसमें हमें अटैम्प्ट करने हैं एनी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स दिया हुआ है। हर एक पार्ट जो है वो 3.5 मार्क्स का है और टोटल इस के 3.5 इंटू 2 यानी कि 7 मार्क्स का ये कंप्लीट क्वेश्चन है, जिसमें से कि हमें 3 पार्ट है, इनमें से कोई 2 पार्ट करने हैं। तो इसके एक ही पार्ट की हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस 1 वाई वन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू इंटू एन प्लस 1 एक्स माइनस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। तो इसका ये हमें एक y की वैल्यू गिवन है और ये y2 y1 में रिलेशन प्रूफ करना है और एक वाई एन प्लस 2 और वाई एन प्लस 1 वाई एन में रिलेशन यहाँ पर प्रूफ करना है। तो करते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्व। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स x था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का पैटर्न एक ही है कि पहले तो आपको y जो गिवन है उसके लिए dy/dx निकालना है, यानी कि y1 निकालना है, जिसे हम y1 से डिनोट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, e की पावर tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये जो y1 की वैल्यू आई है इसको हमें y की फॉर्म में लिखना होता है। तो y हमारा tan इनवर्स x था, यहाँ पर मिल रहा है y1 की वैल्यू में ये, तो इसको हम y लिख देंगे, यानी कि y1 की वैल्यू हमारी y की फॉर्म में आ गई y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि इसमें से फ्रैक्शन रिमूव करना है। स्टेप 1 हमारा dy/dx निकालना होता है, दैट मीन्स y1। स्टेप 2 हमें y1 को कन्वर्ट करना होता है इन y में। स्टेप 3 रिमूव फ्रैक्शन करना होता है, रिमूव फ्रैक्शन। स्टेप 4 हमें जैसे ही फ्रैक्शन रिमूव हो जाए नेक्स्ट रिमूव करना होता है स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग करके रिमूव करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप फिर हमें क्या करना होगा कि ये दोनों स्टेप लगाने के बाद दोनों डर खत्म हो जाएंगे मेरे रूट के भी और फ्रैक्शन के भी। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें अगेन डिफरेंशिएट, डर के आगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 और y1 की फॉर्म में रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो वही काम हम पहले कर लेते हैं। y हमारे पास था, वन टाइम डेरिवेटिव किया, dy/dx निकला यानी कि y1। इसको हमने y की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको वापस y रिप्लेस कर दिया, तो y1 इज इक्वल टू y/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद रिमूव फ्रैक्शन, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए डिवाइड से दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू y हो गया। स्क्वायर रूट इसमें है नहीं तो इसलिए स्क्वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट जैसे ही हमने किया तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2, फिर प्लस y1 एज इट इज़ और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y का अगेन डिफरेंशिएशन y1। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, इसको इधर लाएंगे तो y1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पहला वाला पार्ट हमारा जो था वो प्रूफ हो चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको रिलेशन देखकर पता लग रहा होगा टोटल n+2 टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर चाहिए, दैट मीन्स 2 टाइम पहले चाहिए, n बार और करना होगा। तो यहाँ पर 2 टाइम हमारे पास रिलेशन में पहले से आ चुका है, n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम, तो यहाँ पर आएगा n टाइम डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, फिर प्लस n टाइम डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू n टाइम डेरिवेटिव ऑफ 0 तो 0 ही हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था इसी सेक्शन ए बी में कि अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट का n टाइम डेरिवेटिव करना है तो लेबनीज का फार्मूला लगेगा। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वही लेबनीज का फार्मूला होता है। आपको जस्ट n टाइम डेरिवेटिव दो फंक्शन की प्रोडक्ट का करना है, तो आपको जो टर्म y की फॉर्म में y1 y2 या कुछ दिख रहा है तो उसमें यहाँ पर ये n ले जाकर ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा y n+2 और बाकी बचा एज इट इज़।
उससे पहले लिख लो NC 0। अब बस आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ लगाना है। दैट मीन्स ये हमारा NC 0 था, इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा NC 1। ये डिक्रीज़ यानी कि कितना हो जाएगा yn+1। ये इंक्रीज़ यानी कि इसका डिफरेंशिएशन इंक्रीज़ होगा, एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा यानी कि 2x। नेक्स्ट फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, NC 1 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा NC 2। ये डिक्रीज़ यानी कि yn हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव इंक्रीज़ यानी कि 2 रह जाएगा। नेक्स्ट टाइम में फिर अगेन इंक्रीज़ होगा इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो इसका यानी कि कंप्लीट हुआ। अब इस पर आते हैं प्लस, अब इसका एन टाइम करना है तो ये भी दो टर्म की प्रोडक्ट है, तो लेबनीज़ एन टाइम डेरिवेटिव करना है तो लेबनीज़ लगेगी। लेबनीज़ नहीं याद है तो मैंने सिंपल सा बात बताई, इसको उठाकर यहाँ ऐड कर देना वाई वाले के साथ, तो ये आपका आ जाएगा yn+1 और बाकी बचा एज इट इज़ 2x-1 और आगे बस NC 0 लिख देना है। उसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़, तो NC 0 नेक्स्ट इंक्रीज़ होगा तो कितना आएगा NC 1, ये डिक्रीज़ होगा तो कितना आएगा yn, और ये एक बार इंक्रीज़ यानी कि डेरिवेटिव बढ़ेगा इसका तो 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में फिर आगे इंक्रीज़ एक और बार होगा तो 0 हो जाएगा, टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू में ये आपका 0 था ही। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। NC 0 की वैल्यू आप लोगों को मैंने बताई थी 1 होती है, और ये 1 + x² × yn+2 ऑलरेडी था ही हमारा। फिर प्लस NC 1 की वैल्यू कितनी होती है n, और ये yn+1 × 2x, फिर प्लस NC 2 की वैल्यू n × n-1/2 × yn × 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट। NC 0 की वैल्यू 1 होती है, yn+1 × 2x-1, फिर प्लस NC 1 की वैल्यू n और ये yn × 2 = 0। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 + x² yn+2 वाली टर्म ये हो गई। अब yn+1 वाली टर्म कलेक्ट करें, एक ये है और एक ये है, तो दोनों में से क्या कॉमन है, yn+1 कॉमन है, तो yn+1 कॉमन ले लें तो यहाँ तो बचा 2nx और यहाँ से पर बचा 2x-1 और yn+1। इसमें से इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में से क्या कॉमन है, ny कॉमन है, तो ny हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा n-1, यहाँ से क्या बचा प्लस का 2n = 0। तो ये 1 + x² yn+2 प्लस इन दोनों में से 2x कॉमन, तो n+1 × 2x-1 yn+1 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n × n+1 2n + 3n+1 yn = 0। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो हमने n कॉमन लिया है तो यहाँ पर n-1 बचेगा, यहाँ पर भी n कॉमन लिया तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर आपका n+1 बच जाएगा, तो ये n × n+1 रह जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हमारा यही रिलेशन हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं 1 + x² yn+2 2 × n+1 x n × n+1 yn, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 के बी पार्ट में u हमें गिवन है x² tan 1y/x - y² tan 1x x/y और x × y डज नॉट इक्वल टू 0 और वैल्यू del² u/del x del y = x² - y² x² + y² प्रूफ करनी है। तो स्टूडेंट इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू ये गिवन है और हमें del² u/del x del y की रिक्वायरमेंट है, del² u/del x del y की वैल्यू प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि पहले del u/del y निकालना है, जो सॉल्व करके आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव पार्शियली x के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये जो हमारे पास u की वैल्यू गिवन है इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विद रेस्पेक्ट टू पहले किसके y के। तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने का मतलब अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे हम डिफ्रेंशिएट y के रेस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे इसका, तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में होगा तो दो टर्म की प्रोडक्ट है जिसमें से ये कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट तो डिफ्रेंशिएशन बाहर रह जाता है, बाकी y के रेस्पेक्ट में इनटू में जो फंक्शन है उसका रह जाता है इनटू में अंदर, तो ये रह जाएगा। फिर इसका करेंगे तो इसमें y है इसमें भी y है, दोनों में इन्वॉल्व है, तो यानी कि ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि टोटल के इनटू में नहीं है ये कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा कांस्टेंट टोटल के इनटू में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बाहर नहीं आ सकता। तो अब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan 1 x का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला हम जानते हैं, tan 1 x है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, उसका होता है 1/1 + x², तो x की जगह पर y/x है तो इसका हो जाएगा
1/1 + y/x का होल स्क्वायर। अब चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये फार्मूला तो tan इनवर्स x का था और x की जगह पे y/x है, तो चेन रूल कहता है जो x की जगह पे बैठा है इनटू में उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, y के। फिर माइनस इसका करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। इसका करेंगे तो tan इनवर्स x के फार्मूले से 1/1 + x/y का होल स्क्वायर। फिर इनटू में x/y का डेरिवेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, y के। तो x/y का y के रेस्पेक्ट में होगा तो x कांस्टेंट और 1/y का हो जाएगा -1/y²। फिर प्लस इस बार ये एज इट इज tan इनवर्स x/y और y² का हो जाएगा 2y। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहाँ से हमारा x² और ये एलसीएम लेंगे, नीचे x² आएगा, ऊपर चला जाएगा x² + y²। इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x कांस्टेंट है बाहर और y का y के रेस्पेक्ट में 1, माइनस यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये y² आएगा और ये y² ऑलरेडी था, एक ऊपर ये y² एलसीएम से चला जाएगा, स्क्वायर प्लस y² और यहाँ से -x/y² आ जाएगा। फिर प्लस 2y tan इनवर्स x/y, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा x³ + y² आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर ये y² से y² कैंसिल तो माइनस का xy² x² + y² आ जाएगा। फिर प्लस 2y tan इनवर्स x/y, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म इसके साथ जाएगी तो x³ इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x² + y² और ये x³ + xy² आ जाएगा, -2y tan इनवर्स x/y। इन दोनों में से अगर हम देखें तो x कॉमन, x² + y² और अपॉन में x² + y² था ही। फिर यहाँ पर -2y tan इनवर्स x/y, ये वैल्यू del u/del y की है। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर बचा क्या, x -2y tan इनवर्स x/y। स्टूडेंट अगेन फिर हमें क्वेश्चन में पूछा था del² u/del x del y, तो इसलिए अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड। तो del/del x ऑफ del u/del y इज इक्वल टू इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दोनों साइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, -2 इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे प्रोडक्ट का, तो इसमें तो वो 2 और y कांस्टेंट है बाहर डिफरेंशिएशन के, बस अंदर क्या रह जाएगा tan इनवर्स x/y, क्योंकि कांस्टेंट टोटल के इनटू में डिवाइड में होता है तो डिफरेंशिएशन से बाहर जाता है, इसलिए 2y बाहर चला गया, -2y इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x के फार्मूले से 1/1 + x/y का होल स्क्वायर इंटू फिर x/y का होगा x के रेस्पेक्ट में, तो 1/y कांस्टेंट रह जाएगा बाहर डिफरेंशिएशन से और x का x के रेस्पेक्ट में 1। इसको स्टूडेंट अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस ये y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा ये y² अपॉन x² + y², ये एलसीएम का y² ऊपर गया, इसका एलसीएम लेंगे अगेन फिर से तो x² + y², x² + y² -2y²। तो देख सकते हैं सोल्व करके x² - y² अपॉन x² + y² आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रूफ करने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमें प्रूफ करना था, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, यही हमारी आई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट, ट्रेस द कर्व y² × a + x इज इक्वल टू x² × 3a - x। तो इसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास, तो इसको ट्रेस करने के लिए हमने रूल्स कुछ डिस्कस किए थे, उसमें सबसे पहला रूल था सिमेट्री। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको, कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन को देखते ही पहले सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था टोटल 4 तरह की सिमेट्री होती है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट वाई = एक्स लाइन, और फोर्थ सिमेट्री होती है इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारी मिलाकर 4 तरह की सिमेट्री होती हैं। तो इनके कुछ ट्रिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम चेक करते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है कर्व की इक्वेशन में अगर ऑल टर्म्स ऑफ वाई हैव इवन पावर, टर्म्स ऑफ वाई
हैव इवन पावर। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है अगर ऑल टर्म्स ऑफ एक्स आर इन इवन पावर। ऐसी y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है अगर x और y को आपस में इंटरचेंज करें, इक्वेशन नॉट चेंज। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होती है अगर x को -x से और साथ ही साथ y को -y से रिप्लेस करें, इक्वेशन नॉट चेंज। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई होता है। तो हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि इन चारों में से कौन सी सिमेट्री बन रही है। तो अगर हम पहले पार्ट को देखें, अबाउट सिमेट्री एक्स एक्सिस के कब बनती है, जब ऑल टर्म्स ऑफ y आर इन इवन पावर। क्या इक्वेशन में जितने भी y की टर्म है इवन पावर में है? हाँ है, एक ही टर्म है y वाली और उसमें भी इवन पावर है, सम संख्या है, तो सिमेट्री इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट होगी। तो पहला पॉइंट, देयर इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है अगर एक्स की सारी पावर इवन होती, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 ओड भी आ रही है, तो ये वाली सिमेट्री नहीं है। थर्ड, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है अगर x और y को इंटरचेंज करने पर इक्वेशन सेम रहे, पर यहाँ पर x की जगह y की जगह x रख दें तो इक्वेशन, क्योंकि ये वाला पार्ट बदल जाएगा तो इसलिए इक्वेशन सेम नहीं रहेगी, तो इसलिए y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होती है अगर x को -x और y को -y से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन सेम रहे, पर यहाँ पर x की जगह -x रख देंगे तो इक्वेशन बदल जाएगी और y को -y रखेंगे तो इक्वेशन बदल जाएगी, इसलिए अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री नहीं है। यानी कि अभी तक सिमेट्री वाले पॉइंट जो 4 होते हैं उनमें से एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट जो कर्व को टेस्ट करने के लिए पॉइंट होता है, नेचर एट ओरिजिन। नेचर एट ओरिजिन, कर्व ओरिजिन पर कैसा नेचर रखता है, उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कर्व ओरिजिन से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि 0 0 इधर भी रखें और इधर भी रखें, x0 y0 दोनों से सेम आ रहा है, तो यहाँ पर कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ओरिजिन से पास होकर जाता है तो फिर ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है कि सारी टर्म को एक साइड लाओ और लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल रख दो इक्वेशन में। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें इसे इंटू करके, तो ये 2 डिग्री की टर्म बनेगी, ये 3 डिग्री की बनेगी, यहाँ से ये 2 डिग्री की बनेगी और ये 3 डिग्री। डिग्री कैसे डिसाइड होती है, बस वेरिएबल की पावर देखनी है, कॉन्स्टेंट की नहीं, और जो भी वेरिएबल है उनकी पावर को ऐड कर लेना अगर इंटू में है तो यहाँ पर इन दोनों के इंटू करेंगे, ये कांस्टेंट है वेरिएबल है तो इसलिए इसकी डिग्री वेरिएबल डिसाइड करेगा, यानी कि 2। इसकी और इसकी इंटू करेंगे तो ये वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 और इसकी 2, तो दोनों की ऐड होकर टोटल डिग्री 3 हो जाएगी। इस टर्म की डिग्री 2, इसकी 3, तो मिनिमम डिग्री जो है वो यहाँ से 2 डिग्री की, यहाँ से 2 डिग्री की, तो एक साइड लाएंगे तो बनेगी पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 टू गेट टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या बनी, यहाँ पर सबसे कम डिग्री की टर्म 2 डिग्री की, एक ए वाई स्क्वायर और इधर से -3ax² और इसको हम रख देते हैं 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी y² इज इक्वल टू 3ax²। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है √3ax प्लस माइनस। तो 2 डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रही है, 2 डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। जब भी ऐसा होगा तो कर्व विल बी ऑफ नोड शेप एट ओरिजिन। ओरिजिन पर नोड शेप बनेगा, नोड शेप मतलब ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो ये नोड बनेगा ओरिजिन पर, यहाँ बीच में ओरिजिन बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नोड शेप क्यों बन रहा है, क्योंकि जो ओरिजिन है उस पर 2 डिफरेंट टेंजेंट आ रहे हैं, इस वाली ब्रांच की वजह से एक टेंजेंट और इस वाली ब्रांच की वजह से टेंजेंट, एक ही पॉइंट पर 2 डिफरेंट टेंजेंट आ रहे हैं, इसलिए नोड बनेगा। अब नोड कहाँ कैसे बनेगा उसे ट्रेस करने का प्रोसेस होता है कि पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो एक ये हमारे पास अगर a को 1 ले लें तो y इज इक्वल टू √3x लाइन बनेगी और y इक्वल टू -√3x, और y इक्वल टू mx की फॉर्म में है ये लाइन। तो यहाँ पर ये लाइन तो ओरिजिन से पास होकर जाने वाली होती है y इक्वल टू mx, यानी कि ये
ओरिजिन से पास होकर जाएगी। m की जगह पर आपको √3 दिखेगा अगर a1 कंसिडर कर लें तो √3 मतलब स्लोप √3 है, तो यानी कि 60 एंगल पर होगी, क्योंकि m = tan थीटा होता है ना, और 60 पर √3 वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बनाती हुई लाइन होगी, और दूसरे वाली टेंजेंट लाइन -60, यानी कि ये दो टेंजेंट हमारे पास मिल जाएंगे। और नोड बन रहा है ओरिजिन पर, इसका मतलब ओरिजिन पर ये दो टेंजेंट को टच करती हुई ब्रांच बनेगी। तो या तो एक ऐसी और एक ऐसे पॉसिबल है, या फिर ये एक ऐसे इधर से और एक इधर से पॉसिबल है, या फिर एक ऊपर से आएगी और एक नीचे से, ऐसे टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अब ट्रेस करना है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे रीजन वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन वेयर कर्व नॉट एग्जिस्ट। तो कर्व कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कंफर्म करने के लिए आप लोगों को y² a + x = x² 3a - x जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y वैल्यू यहाँ से आएगी x ± x 3a - x अपॉन a + x का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आएगी। अब जिस रीजन में इमेजिनरी बनेगा कर्व उस रीजन में नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट तो कर्व के लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना। तो यहाँ से देखकर कंफर्म हो रहा है कि x की वैल्यू अगर 3a से ज़्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है, ओवरऑल नेगेटिव। और नेगेटिव अंडर रूट के अंदर आने का मतलब इमेजिनरी। तो इसका मतलब इमेजिनरी पॉइंट कब आएंगे, जब x 3a से ज़्यादा हो, और इमेजिनरी पॉइंट मतलब कर्व के लिए रियल पॉइंट नहीं है, यानी कि डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हेयर फॉर x greater than 3a कर्व विल नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से हम देखें अगर x -a से ज़्यादा हो जाए, -a से ज़्यादा -2a -3 कुछ भी हो तो भी नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो फॉर दिस एंड x < -a -x से कम, उसमें भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ये कर्व इधर 3a कहीं पर होगा, उसके ग्रेटर में नहीं बनेगा, इधर -ax = होगा, उसके लेस में ही नहीं बनेगा। तो कर्व इन दोनों के इन बिटवीन कहीं पर बनेगा, -a और 3a के इन बिटवीन। ये बात क्लियर है। अब कैसा बनेगा ये तो कंफर्म हो गया, नोड बनेगा ऐसा। अब चारों में से कैसा बनेगा, उसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ मीट करता है, तो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ मीट करेगा वो कंफर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन में x एक्सिस को कहाँ कट करता है, उसके लिए इस इक्वेशन में y0 रख देंगे, वो पॉइंट पता करने के लिए एक्सिस को कहाँ कट करता है। तो जैसे ही x0 रखेंगे इन y² a + x² 3a - x, तो यहाँ से x0 रखने पर y² बचेगा और इधर 0, तो y की वैल्यू 0 आएगी, और x0 था यानी कि ओनली एट 0 0 पर मीट करेगा x एक्सिस को। तो x एक्सिस को तो सिर्फ ओरिजिन पर मीट कर रहा है, इसका मतलब y0 रखा है ना, x0 रखा है ना, तो हाँ y एक्सिस को, तो x = 0 तो y एक्सिस पर होता है, y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर मीट करेगा। इसका मतलब ये जो डाउट था ना ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद कि नोड इधर से बनेगा, अगर इधर से बनता तो y एक्सिस को क्रॉस करता ना, अगर इधर से बनता तो वो y एक्सिस को ओरिजिन के अलावा कहीं क्रॉस करता, पर सिर्फ ओरिजिन पर कर रहा है। तो ये दोनों डाउट क्लियर हो चुके हैं कि लूप ऐसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट फिर इस बार चेक कर लेते हैं x एक्सिस को कहाँ मीट करेगा। तो x एक्सिस के लिए पुटिंग y = 0, जैसे ही हम इस इक्वेशन में y = 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, तो 0 = x² × 3a - x। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आती हैं, x = 0 और x = 3। इसका मतलब ये अब x एक्सिस को दो जगह पर काटेगा, x तो 0 आया ही है, y 0 रखा था, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, x 3 आया और y हमारा 0 रखा ही था, तो 0 0 पर और 3a, 0 पर इन दो पॉइंट पर मीट करेगा। यानी कि ये जो नोड बनने की संभावना बन रही थी x एक्सिस पर भी ऐसे हो सकता है, तो वो वाली हमारी श्योर हो जाएगी, क्योंकि ये x एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा है। तो इस तरीके से बनेगा नोड। बात क्लियर। नेक्स्ट फिर हम एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं। एसिम्प्टोट मतलब अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमने बताया था एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालने के लिए, अगर एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालनी है तो दो तरह के एसिम्प्टोट पॉसिबल होते हैं कर्व की इक्वेशन में।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओब्लिक भी होता है पर फिलहाल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल देखते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन था। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के इक्वेशन एसिम्प्टोट देखना है तो एक्स की हायर डिग्री के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल रख देंगे तो एक्स के पैरेलल एसिम्प्टोट आ जाएगा। तो इसमें देखें एक्स की सबसे बड़ी पावर ये यहाँ पर है और उसके कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल रख देंगे। नहीं, एक्स की सबसे बड़ी पावर इनटू करने के बाद तो ये तो बनेगा वाई स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसको इधर लाएंगे तो -3ax² और माइनस माइनस प्लस x³ इज इक्वल टू 0। तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी बन रही है यहाँ पर? 3 बन रही है। उसका कोफिशिएंट जीरो के इक्वल रखेंगे, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, वो जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखने के लिए वाई की सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट को देखेंगे। तो वाई का सबसे बड़ी पावर है 2 और उसका कोफिशिएंट इन दोनों के कॉमन लेने पर बनेगा। तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर ऑफ वाई इज कोफिशिएंट क्या बनेगा? वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस एक्स। ठीक है, तो सो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इज, जो कोफिशिएंट है इसको जीरो रख देंगे, उससे आ जाएगा यानी कि x इक्वल टू माइनस है, यानी कि x इक्वल टू माइनस ए लाइन इसका एसिम्प्टोट बनेगी। तो x इक्वल टू माइनस ए लाइन कहाँ होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल और माइनस ए डिस्टेंस पर, यानी कि ये लाइन ऐसे आएगी। और अगर ये एसिम्प्टोट लाइन है तो यानी कि कर्व इसको एसिम्प्टोट मतलब अनंत स्पर्शी, जो इन्फिनिटी पर जाकर इसे कर्व जिस लाइन को मीट करता है उसे एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो यानी कि ये इसे ऐसे इन्फिनिटी पर मीट करेगा और इधर भी ऐसे। तो इसका मतलब इसका फाइनल डायग्राम ये बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ऐसे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको फिर भी अगर मेरे डायग्राम में या इसमें कोई क्लियरिटी ना हो तो मैं वीडियो में आपका इसका यूनिवर्सिटी का विद मार्किंग सॉल्यूशन शेयर कर दे रहा हूँ। इसमें अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगे तो आप यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन थी। फिर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस कैसे बनी वो मैंने वीडियो में बता दी है। फिर उसके बाद ये हमने ओरिजिन से पास होकर जाता है तो इसका टेंजेंट निकाले, 2 डिफरेंट टेंजेंट बने तो कर्व नोड हो जाएगा, ओरिजिन पर नोड शेप बनेगा। उसके बाद एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने के लिए वाई की हायर डिग्री के क्वेश्चन को जीरो के इक्वल रखा, वो था a प्लस एक्स, उसको हमने जीरो के इक्वल रखा तो x इक्वल टू माइनस एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करता है तो वाई जीरो रखा तो 2 पॉइंट मिले, x0 और 3a, यानी कि 0 0 और 3a कॉमा 0 वो हमने लिए। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर मीट करता है। ठीक है, कर्व कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता वो हमने कंफर्म करा, x लेस देन माइनस ए और ग्रेटर देन 3a पर। इन सारी बातों को, डिटेल बातों को हमने यूज़ करके इसका फाइनल डायग्राम बना दिया जो कि ये बनकर आया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। चलिए नेक्स्ट हम स्टूडेंट, अभी भी आपको अगर कर्व ट्रेसिंग इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं आप लोगों को इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पर बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ ट्रेसिंग के पॉइंट के साथ इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक एक क्लियरली पॉइंट के साथ हमने डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, जितना हो सके उतना प्रयास किया है। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। ए बैलून इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, 4 के ए पार्ट है, ए बैलून है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 1.5 है, लेंथ जो है 4 मीटर है, वो सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल एंड, उसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेयर बने हुए हैं। ठीक है, इफ़ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 0.01 मीटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बैलून। ये बैलून में यहाँ पर हमें क्या क्या बताया गया है? एक तो बैलून की हमें रेडियस बताई गई है, यहाँ पर उसकी हाइट बताई गई है। ठीक है, उसके दोनों एंड्स जो हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं, यानी कि दोनों सिरों पर इस तरीके से है बैलून, उसके दोनों एंड्स जो हैं इन दोनों एंड्स पर हेमिस्फेयर बने हुए हैं, इस तरीके से हेमिस्फेयर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से ये जो हेमिस्फेयर बने हुए हैं उस इफ़ रेडियस इज इंक्रीज, रेडियस 0.01 मीटर इंक्रीज कर दी गई है तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई परसेंटेज चेंज निकालने के लिए? प्रोसेस क्या होता है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए? प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ में परसेंटेज चेंज निकालना है उसका फार्मूला या उसका रिलेशन बनाना होगा, यानी कि किस में निकालना है परसेंटेज चेंज? वॉल्यूम में। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला बनाना होगा या रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ पर मान लिया जो बैलून था उसकी रेडियस r है और हाइट h है, तो जो ये बैलून बनकर आया था हमारा, जिसमें कि ऊपर तो हमारा स्फीयर था, नीचे भी स्फीयर था और ये इस तरीके से था,
इसका टोटल वॉल्यूम होगा दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है, हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर दोनों मिलकर फुल स्फेयर हो जाएंगे, और कंप्लीट स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा वॉल्यूम में परसेंटेज एरर होती है एरर इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमें निकालना होगा। तो एरर वी पता है, एरर इन वॉल्यूम निकालना है, डेल वी। तो डेल वी टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंशिएशन से डेल वी निकलेगा, यानी कि वैल्यू एरर इन वॉल्यूम। तो टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला कहता है वी की वैल्यू जिन वेरिएबल की फॉर्म में है उनके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का सम टोटल डेरिवेटिव बनेगा। दैट मीन्स डेल वी इज इक्वल टू होगा डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर, फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल एच इंटू डेल्टा एच। तो यहाँ पर डेल वी निकालना है, तो वी का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पहले करेंगे इसका, तो वो कितना आएगा 2 पाई आर एच, प्रोडक्ट रूल लगेगी ना यहाँ पर, पाई तो कांस्टेंट है, तो एक बार इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, फिर प्लस दूसरी बार एच का डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में करना है ना, सॉरी, तो आर के रेस्पेक्ट में पूरे का करना है, तो इसका करेंगे 2 पाई आर एच आ जाएगा, और इसका करेंगे आर के रेस्पेक्ट में तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी इंटू डेल्टा आर। फिर इस टोटल का एच के रेस्पेक्ट में करेंगे, आर को कांस्टेंट मानते हुए, तो एच के रेस्पेक्ट में करेंगे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका करेंगे एच के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा। तो डेल वी की वैल्यू मिल गई। अब परसेंटेज एरर निकालनी थी तो डेल वी अपॉन वी चाहिए होगा, तो इस डेल वी की वैल्यू को इस ये जो वी था हमारा इससे डिवाइड कर देंगे, इससे हमने टोटल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो टर्म कॉमन आ रही है, तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे जो बताया गया था सिंप्लीफाई करके ये आ गया। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास जो बताया गया था, क्वेश्चन में बताया गया था कि रेडियस 1.5 मीटर है, हाइट 4 मीटर है, और एरर इन रेडियस 0.01 है। ठीक है, एच में एरर हमें बताई नहीं गई थी, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, क्वेश्चन में ये यूनिवर्सिटी में करेक्शन आया था बाद में। तो एच की जो वैल्यू है यहाँ पर अगर 0.05 यहाँ पर गिवन थी, ठीक है, या 0.1, तो यहाँ से हम सॉल्व करके परसेंटेज एरर फार्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हैं ये वैल्यू रखकर, तो ये आ जाएगा जो भी हमारे पास एरर दी हुई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देखें तो ये फोर्थ का बी पार्ट है ये क्वेश्चन, इसमें यूजिंग लैग्रांजे मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द स्फेयर। इस पॉइंट की स्फेयर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है लैग्रांजे मेथड ऑफ मैक्सिमा लगाते हुए। स्टूडेंट इसका ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन हमने वन शॉट रिविजन जो यूनिट का हमने इसका डाला हुआ है उस में आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन हमने लैग्रांजे मेथड का से सॉल्व किया हुआ है। इसी तरीके से फोर्थ का सी पार्ट जो है इसमें भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट 1-2 पूछा गया है। ये सी पार्ट भी हमने वन शॉट रिवीजन में सॉल्व किया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ये इसका फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन इस पीडीएफ में जो यूनिवर्सिटी का सॉल्यूशन है उसमें शेयर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक पॉइंट लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, और उसकी इससे पॉइंट से डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस निकालने के बाद इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जिससे कि अंडर रूट ना आए और हमें कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये हमने स्क्वायर कर लिया, तो ये फंक्शन एफ मिल गया जिसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट निकालनी है। क्वेश्चन में इक्वेशन हमें स्फेयर की गिवन थी, तो लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड क्या कहता है, जो फंक्शन हमें एफ जिसको मिनिमाइज़ करना है उसे एफ कंसिडर करना है, और जो कंडीशन हमें गिवन है उससे जो फंक्शन बन रहा है उसे फाई कंसिडर करना है। उसके बाद लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लैग्रांजे इक्वेशंस बनानी होती है, उसके लिए फार्मूला है, इनमें वैल्यूज़ रख दी, उससे एक्स वाई जेड निकाल लिया, और इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालने के लिए लैम्डा की फॉर्म में आ रही है, तो इनको वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में इसमें रख दिया। जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो इक्वेशन लैम्डा में बन जाएगी, ये सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और उन लैम्डा की वैल्यू को वापस यहाँ रख देंगे एक्स वाई जेड में, तो पॉइंट्स निकल आएंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे पास प्लस माइनस वैल्यू आ रही है लैम्डा की, तो इस वजह से यहाँ पर 2 पॉइंट बनेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू निकाल ली, जिस पर कम आ रही है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस पर ज़्यादा आ रही है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा आंसर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये जो √6 आ रहा है वो एक्स की पॉइंट की इस पॉइंट वैल्यू के लिए आ रहा है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट 24 - 2 हो जाए। तो फोर्थ का सी पार्ट का सॉल्यूशन, उसमें हमसे इस फंक्शन का 1, 2 के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन पूछा गया है फोर्थ सी के सी पार्ट में। तो उसके लिए टेलर सीरीज के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड के ये सारे,
और उसके बाद ये सारी वैल्यू हमें सॉल्यूशन में यहाँ पर को दिखा रहा हूँ। वैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा। आप वहाँ से लिंक से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ इसका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 5 है, इसमें हमें 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन के ए पार्ट में दिया हुआ है इन्वेस्टिगेट फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी थी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा। यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनी है, ये यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का और जेड का पहली इक्वेशन में 1 1 1 है और इक्वल टू में 6 है। तो यहाँ से मैट्रिक्स का ये 1 1 1 कोफिशिएंट वाली रो आ गई पहली और इक्वल टू में 6। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट 1 2 3 हैं और इक्वल में 10 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 इक्वल टू में 10 और ऐसी लास्ट इक्वेशन से ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। उसके बाद यहाँ से फिर हमें ये ए एक्स इक्वल टू बी कंसिडर कर लेना है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, एक्स ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई, बी ये कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करनी होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होती है स्टूडेंट, जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको लिखना है और फिर डॉटेड लाइन बनाकर ये राइट साइड वाली टर्म बी मैट्रिक्स वाली कॉलम लिख देनी है। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना होता है इनमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो दिख रही है हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें ये राइट साइड टर्म वाला यानी कि बी वाला कॉलम कंप्लीट जीरो होता है, सारी टर्म जीरो होती है, वो होमोजीनियस और बाकी सब नॉन होमोजीनियस। तो ये नॉन होमोजीनियस है। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेप हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करनी होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करनी होती है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना होता है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, स्टेप 2 में हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, एक्लन्स फॉर्म में। ठीक है, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रैंक निकालनी होती है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक को रो से डिनोट करते हैं, और रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों निकालनी होती है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमें केस में से देखना होता है कौन सा केस बन रहा है। पहला केस, अगर दोनों की रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, दोनों की रैंक आपस में इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाती है। दूसरा केस, केस सेकंड स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाए कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, दोनों की रैंक इक्वल आ जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल जितने क्वेश्चन में उसके इक्वल आ जाए, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और केस थर्ड स्टूडेंट क्या होता है, जब दोनों की रैंक इक्वल आ जाए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो जाए, जितने वेरिएबल या अननोन है उससे कम रह जाए, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल केसेस हैं। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप हम लगा चुके हैं, एक्लन फॉर्म बनाने के बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट कर चुके हैं। अब इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए आप जो भी मैट्रिक्स है उसमें ये प्रोसेस लगाएंगे, सिर्फ रो ऑपरेशन लगानी है, ध्यान रहे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रो ऑपरेशन लगाते हुए इसके नीचे की एंट्रीज को सबको क्या बनाना है, 0। तो 1 के नीचे सब 0 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे ही 1 के नीचे 0 बन जाए आपको डायगोनल का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है, और उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इस 1 के नीचे की सारी एंट्री क्या बनाना है, 0 बनाना है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 1 बन गया, इसके नीचे की 0 बन गया, फिर यहाँ 1 बनाना है, फिर नीचे। तो स्टेप ये लगाते चले जाना है। स्टूडेंट ध्यान रखें, एक्लन फॉर्म बनाने का मेन मोटिव क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है उनके नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है। डायगोनल को हमेशा 1 ही बनाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये 1 हम बस इसलिए बना रहे हैं जिससे कि नीचे की एंट्री को 0 बनाना आसान हो जाए। जब आपका नीचे सारी एंट्रीज 0 दिख जाए, पूरी रो 0 दिख जाए, तो समझ जाइए आपकी एक्लन फॉर्म बन चुकी है। जैसे अब यहाँ पर इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहला स्टेप जैसा कि डिस्कस किया, यहाँ 1 होना चाहिए था तो 1 बनाया। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है। तो इस रो में, इस रो की हेल्प से, जिसके नीचे 0 बनाना है उस रो की हेल्प से इनको दोनों को 0 बनाएंगे। तो जैसे R2 में बनाना है तो R1 की हेल्प से बनाना है, तो R2 माइनस R1 कर देंगे। तो इस 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 यहाँ पर 4 आ जाएगा। R3 में 0 बनाना है, वो भी R1 की हेल्प से, क्योंकि इसी के नीचे सारा काम 0 बनाना है। तो R1 की हेल्प से इसे 0 तो 1 माइनस 1
जीरो, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 और ये म्यू माइनस 6। तो इस तरीके से ये हमारी फॉर्म आ गई 1 के नीचे 0। अब नेक्स्ट इस वाले 1 के नीचे 0 बनाना होगा, तो किसके नीचे बनाना, रो 2 के, तो रो 2 की हेल्प से होगा R3 में, तो यहाँ पे R3 माइनस R2 कर देंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट, R3 में बनाना है तो R3 माइनस R2 करना है, R2 माइनस R3 करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। तो R3 चेंज इंटू R3 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 0 जीरो रहेगा, ये माइनस करेंगे लैम्डा माइनस 3, यही म्यू माइनस 10। तो इस तरीके से अब अगर हम देखें तो हमारे हर लीडिंग एलिमेंट, ये जैसे रो है तो इसका लीडिंग एलिमेंट ये हुआ। लीडिंग एलिमेंट किसी रो का क्या होता है, लेफ्ट से राइट चलने पर सबसे पहली जो वैल्यू नॉन जीरो दिख रही है वो उसका रो का लीडिंग एलिमेंट। तो इस रो का लीडिंग एलिमेंट क्या हुआ, 1। इस रो का लीडिंग एलिमेंट जो पहला नॉन जीरो है यानी कि 1, ये हुआ, ठीक है। और इस रो का लीडिंग एलिमेंट ये हुआ। तो लीडिंग एलिमेंट के नीचे सब जीरो दिखना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में होगी। तो इस रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे सब जीरो दिख रहा है। इस रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे जीरो दिख रहा है, और ये लीडिंग एलिमेंट इसका है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये एक्लन फॉर्म में बन चुकी है। अब एक्लन फॉर्म में बन गई है तो नेक्स्ट जो हमने स्टेप डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग पहले एक्लन फॉर्म में बदलना था, बदल चुके। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या कहता है, रैंक डिसाइड करनी है, ठीक है, दोनों की, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और इसकी, और उसके अकॉर्डिंग केसेस बनेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास केसेस बनाने नहीं हैं, केसेस हमें दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज चाहिए। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहला केस अगर नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन कब होता है, अभी बताया था, दोनों की रैंक इक्वल ना हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ध्यान से देखें, अगर हमारा ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स था और ये कंप्लीट ऑगमेंटेड, तो दोनों की रैंक इक्वल नहीं होनी है, दैट मीन्स एक की ज़्यादा होनी चाहिए एक की कम। तो ऐसा कब हो जाएगा, जब एक की 3 हो जाए और एक की 2, तो यानी कि, और छोटी मैट्रिक्स की तो बड़ी हो नहीं सकती, रैंक ज़्यादा बड़ी की ही हो सकती है, दैट मीन्स 3 इसकी हो और 2 इसकी हो। अब रैंक डिसाइड कौन करता है एक्लन फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जितनी रोज होंगी जो जीरो नहीं है उनको गिने तो वो रैंक बता देगी। तो यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अगर मैंने को 2 बनानी है इसकी, तो कितनी नॉन जीरो रो होनी चाहिए, 2। तो ये नॉन जीरो है ही, ये भी नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो हो जाएगी अगर, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो ये जीरो रो कब बन जाएगी, ये जीरो है, ये भी जीरो हो जाए, तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2। और इसकी बनानी है मुझे 3, क्योंकि रैंक इक्वल नहीं चाहिए ना, क्योंकि नो सॉल्यूशन बनाना है, तो इसकी पूरी की 3 बनानी है। तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसमें यहाँ तक जीरो बना चुके हो तुम, क्योंकि लैम्डा बराबर 3 ले रहे हो। तो और पूरी की रैंक 3 बनानी है, तो नॉन जीरो रो, और ये भी नॉन जीरो बनानी है, तो ये जीरो हो चुका है, इसको जीरो नहीं होना चाहिए, जब तो ये नॉन जीरो रो होगी यानी कि रैंक 3 होगी, तो यानी कि म्यू माइनस 10 जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू 10। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये केस हो गया। उसके बाद केस सेकंड की बात करें, नेक्स्ट क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि दोनों की रैंक इक्वल हो और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो। तो यहाँ पर दोनों की रैंक इक्वल, वो भी इसके नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इसकी दोनों की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि कितने वेरिएबल थे हमारे क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड 3, तो 3 आनी चाहिए। तो इसकी रैंक 3 कब हो जाएगी, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक डिसाइड कर लेते हैं 3 कब होगी। भाई ये 3 होने का मतलब 3 नॉन जीरो रो हो, तो ये नॉन जीरो है ही, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो हो जाएगी अगर ये जीरो ना बने, दैट मीन्स इसकी रैंक 3 होने के लिए लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए। और इस पूरे की भी रैंक 3 ही हो जाएगी अगर लैम्डा 3 ना हो, क्योंकि अगर ये 3 नहीं है तो ये रोज तब भी तो नॉन जीरो बनी रहेगी, भले ही चाहे जीरो ये हो जाए। इसका मतलब म्यू 0 हो 10 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लैम्डा अगर 3 नहीं है तो इसमें भी ये नॉन जीरो रो बनी रहेगी और इसमें भी, और दोनों की रैंक कितनी बनी रहेगी, 3। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए सिर्फ लैम्डा बराबर कितना होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, म्यू कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो उसका केस हमने डिस्कस किया कि दोनों की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। वेरिएबल हमारे 3 थे तो दोनों की रैंक 3 से कम होनी चाहिए, दैट मीन्स 2 2। तो इस पूरी मैट्रिक्स की भी रैंक 2 हो और इसकी भी 2 हो, तो पूरी मैट्रिक्स की रैंक और इसकी रैंक 2 होने का मतलब तीसरी रो 0 होनी चाहिए। तो ये तीसरी रो पूरी 0 होगी कब, जब लैम्डा 3 और म्यू 10 हो। तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा 3 और म्यू 10। तो ये 5th क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट डिस्कस, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई कैलेमिंटन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स दिस। तो कैलेमिंटन थ्योरम इस मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए पहले कैलेमिंटन थ्योरम जान लेते हैं क्या कहते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैलेमिंटन थ्योरम का स्टेटमेंट है।
हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो कैले हैमिल्टन का सिर्फ स्टेटमेंट भी लिखने को आ जाता है एग्जाम में। चलिए अब इस पर यहाँ पर वेरीफाई करने को कहा गया है, तो वेरीफाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन से ही चलते हैं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। आप मार्किंग देखते चलिएगा, मैं सेपरेट बताना भूल जाऊँ अगर, तो आप मार्किंग देखते चलिएगा। तो यहाँ पर ए क्वेश्चन हमारे पास ये दिया था, ए मैट्रिक्स दी थी। अब इसके लिए हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करने का मतलब हमें दिखाना होगा कि इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर देती है। तो उसके लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बनानी होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए का बनाने का फार्मूला क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ए माइनस लैम्डा ई कैसे बनता है भाई? जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दी है उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर देना है, बाकी जैसा वैसे लिख देना है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर, डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना जानते हैं स्टूडेंट, किसी भी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो ये इक्वेशन जो आएगी इसे कहा जाता है कैले हैमिल्टन, इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हर एक इक्वेशन मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक, हमें प्रूव करना होगा कि इसे मैट्रिक्स से सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू ए से सेटिस्फाई कर रहा है। तो टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव टू वेरीफाई दैट कि लैम्डा की जगह पर ए रखने पर ये 0 बन रहा है। ध्यान रहे 4 की जगह पर आपको जब ये मैट्रिक्स रखनी है तो 4i लिखना है। मतलब नंबर में जैसे 1 काम करता है वैसे मैट्रिक्स में आई काम करेगा मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। तो 4 इंटू 1 की जगह पर 4 इंटू आई हो जाए। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये टोटल 0 आएगा ये। तो उसके लिए आपका पास ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था, उसके लिए ए क्यूब निकालना है और ए स्क्वायर निकालना है, फिर यहाँ रख देना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स थी और ए की इंटू करके ये आ जाएगा। फिर ए क्यूब निकालना है, तो ए हमारे पास है ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे, ए स्क्वायर ये आ गया, ए क्वेश्चन में गिवन था ये आ जाएगा। ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये सब ये लेफ्ट साइड में हम रखेंगे और रखकर टोटल सॉल्व किया तो आपका टोटल सॉल्व करने पर इसमें लेफ्ट साइड में रखने पर टोटल 0 मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब वेरीफाई हो गई थी। तो स्टूडेंट इस तरीके से एक क्वेश्चन करना था। तो इसका वैसे जो डिटेल सॉल्यूशन है मैंने डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम का, स्पेशली कैले हैमिल्टन थ्योरम के नाम से वीडियो बनाया गया है। 5th का सी पार्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में स्टूडेंट ए एक मैट्रिक्स हमें पास 5th के सी पार्ट में देखें ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शो दैट दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन जान लेते हैं स्टूडेंट, क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी तब होती है जब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई आ जाए। अब ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को ए स्टार या ए थीटा से भी डिनोट करते हैं। अब ये होता किसके इक्वल है भाई? ए मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालें तो जो मैट्रिक्स बनती है उसे ए कंजुगेट ट्रांसपोज या ए स्टार या ए थीटा मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो ए इंटू ए स्टार या ए स्टार इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो यूनिटरी हो जाती है। तो हमें ये शो करना है कि ये यूनिटरी तब बनेगी जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 1 हो। तो करते हैं भाई ज़रा, ए ये दिया था तो यूनिटरी के लिए तो हमारे पास ए स्टार चाहिए होगा। तो उसके लिए पहले ए का कंजुगेट मैट्रिक्स निकालें। ए कंजुगेट कैसे निकलेगा भाई? ए के जो एलिमेंट है हर एलिमेंट का उसकी प्लेस पर कंजुगेट लिख दें। कंजुगेट कैसे लिखते हैं? जैसे ये एलिमेंट है इसका कंजुगेट निकला है तो बस आई की जगह पर माइनस आई करना है और माइनस आई की जगह पर प्लस आई, बाकी जो जैसा है वैसा ही। तो ये अल्फा प्लस आई बीटा है तो हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा है तो आई की जगह पर बस माइनस आई करना, बाकी ऐसे ही। तो माइनस बीटा एज इट इज और आई डेल्टा की जगह पर कितना आ जाएगा? माइनस आई डेल्टा। यहाँ पर बीटा प्लस आई डेल्टा है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा बीटा माइनस आई डेल्टा। यहाँ पर अल्फा माइनस आई गामा है तो इसकी जगह पर अल्फा प्लस आई गामा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको, ये तो ए कंजुगेट आ गया, ए का ट्रांसपोज लिखना है तो रो को कॉलम में, तो अल्फा माइनस आई ये हमारे पास जो था इसको हमें रो को कॉलम में लिख देना। ये अल्फा प्लस आई गामा था, यहाँ गामा, तो ये अल्फा माइनस आई गामा आ जाएगा और माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा ये रो में आ गया। ये रो थी हमारी, ये कॉलम में आ गया। तो ये रो थी कॉलम में, ये रो थी कॉलम में, तो ये ए स्टार आ गया, यानी कि ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब यूनिटरी बोल रहा है, इसका मतलब ए इंटू ए स्टार आई के इक्वल रखना पड़ेगा।
तो ए इंटू ए स्टार, ए हमारा ये था, ए स्टार ये था, दोनों की इंटू करी, ये मैट्रिक्स आ गई। अब यूनिटरी बोल रहा है तो इसको किसके इक्वल लेना पड़ेगा, आई के। और यहाँ आई मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। इसके इक्वल लेंगे तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 1 के। तो ये प्रूफ करना था कि यूनिटरी है, और प्रूफ करना था आगे यूनिटरी होगा तब जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी हमारे जो 5 तक के इसके पार्ट्स 5 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, 6 और 7 रह जाता है जिनका सॉल्यूशन नहीं हो पाया अभी इस क्वेश्चन पेपर का। और भाई वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए हम इसे यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचा पार्ट डिस्कस करेंगे। इस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वीडियो। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी करें, पर आप लोगों के लिए बेनिफिट हो इसलिए, बेनिफिशियल हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है।